नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है, जो कि 1 मई 2024 की है। ये क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 1074 ऑफ 2017। तो इसमें जो क्रिमिनल अपील्स हैं वो 3 क्रिमिनल अपील्स हैं और उनको एक कॉमन जजमेंट के साथ डिस्पोज किया गया है। और इस जजमेंट के जो पेजेस हैं 38 पेजेस हैं और इसमें जजमेंट को क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स पे। पार्ट 1 पे जनरल लॉ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो सेक्शंस हैं उसको डिस्कस किया गया है, प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है। और जो क्रिमिनल जो पार्ट नंबर 2 पे जो अपीलेंट्स की जो अपील थी उसको डिस्पोज किया गया है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था इस जजमेंट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी ऑब्जर्वेशंस दिए, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के जो प्रोविजंस है उसको क्या एनालाइज किया और क्या इसमें डायरेक्शंस थे वो पास किए। तो देखिए, जजमेंट जो बताती है कि जो अपील थी वो 173 सब पार्ट 2 का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उस पर रिलेटेड है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर बताया कि लीगल इशू है, जो चार्जशीट में जो कंटेंट्स हैं वो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हैं वो बताते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है वो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को, केसेस को डिस्कस किया गया है, मीन्स जो 3 क्रिमिनल अपील्स हैं उसको डिसाइड किया गया। तो पार्ट 1 में हम चलते हैं। पहले जजमेंट का पार्ट 1 क्या कहता है कि इसमें ये बताया है कि जजमेंट में कि जो चार्जशीट्स हैं, जो पुलिस जो चार्जशीट जो फाइल करती है, तो वो इशू ये था कि जो पुलिस जो फाइल चार्जशीट करती है वो उसमें जो सफिशिएंट डिटेल्स होते हैं वो मेंशन नहीं करती है। और जो कई स्टेटों में माननीय कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो कई स्टेट्स हैं जो इंडिया की, उसमें चार्जशीट जो है वो सिर्फ रिप्रोड्यूस कर देती है डिटेल्स को। मीन्स जो कंप्लेनेंट ने अपनी FIR में जो लॉन्च कराया है और चार्जशीट पूरा का एज इट इज उठा के वो चार्जशीट में लिख देती है। तो अब यहाँ पर जो स्टेट है वो उनको ये अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिखना चाहिए कि ऑफेंस क्या वो बनता है कि नहीं बनता है। और एविडेंस को बिना टच किए उनको कम से कम, मीन्स इन्होंने कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि सिर्फ जो FIR में जो लिखा जाता है, जो कंप्लेंट कोई भी दाखिल करता है, तो चार्जशीट में भी जो है वो पुलिस कई स्टेटों में रिप्रोड्यूस वो सेम की सेम चीज़ें लिख देती है। और एक जजमेंट का यहाँ पर रेफरेंस दिया था, एक W कुजर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की ये जजमेंट थी। ये जजमेंट आई थी तो 2024 की ये जजमेंट थी। अब उस जजमेंट में बताया था कि जब चार्जशीट होती है, जो फाइल की जाती है, उनमें स्टेट गवर्नमेंट ने एक अपना एक फॉर्म बनाया हुआ है। और फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, फॉर्म में पार्टीज के नाम होते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन है वो होती है, नेम वो पार्टीज होते हैं जो उसके जो एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मीन्स जो गवाही दे सकते हैं, जो एक्वेंटेड हैं उसके केसेस के, तो वो इसमें नाम मेंशन होना चाहिए चार्जशीट में। और क्या ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, अगर किया है तो किन्होंने किया है, और क्या अक्यूज्ड जिनका नाम पे आया हुआ है, जिन्होंने लग रहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, तो क्या उनको अरेस्ट किया गया है। और अगर बॉन्ड पे छोड़ा गया है उनको, तो क्या उन बॉन्ड में विद और विदाउट श्योरिटीज का भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना चाहिए उसमें। और अगर उनको कस्टडी में लिया गया है तो अंडर से क्या उनको कस्टडी में लिया गया है सेक्शन 170 CRPC के तहत। मेडिकल एग्जामिनेशन जो वुमेन का हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफेंसेस हैं 376, 376A, AB, B, C, D, DA, 376 DB और 376E ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो ये सेक्शन भी ऐड किया हुआ था उसमें। मीन्स जो चार्जशीट के जो कंटेंट्स हैं वो उसमें ये पॉइंट भी ऐड किया हुआ कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो पार्ट H है वो भी जब से अमेंडेड हुआ है इंडियन पीनल कोड का, तो उसमें भी
अब चार्जशीट में ये मेंशन किया गया था उस जजमेंट में। अब कोर्ट ने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है और अगर ये लगता है कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, सस्पिशियस नहीं है, तो उसमें पुलिस जो ऑफिसर इंचार्ज हुआ है वो उनको अपनी रिपोर्ट में पूरा लिखना चाहिए कि जो सेक्शन 169 के कॉम्प्लायंस है पूरा लिखना चाहिए। और अगर रिपोर्ट जो है सेक्शन 170 अप्लाई करती है तो पुलिस जो है मजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड कर देनी चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसपे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है तो, और जिसमें स्टेटमेंट भी जो रिकॉर्ड की गई है 161 सीआरपीसी के तहत, जो गवाही जो अपनी पुलिस रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट 161 में, वो सब मेंशन कर देना चाहिए, फॉरवर्ड कर देना चाहिए। और फिर बाद में बताया था डिसीजन जो डब्ल्यू कुजर का था वो सेक्शन 157 ऑफ कोर्ट के साथ संबंधित था, और अगर जब वो बताता था कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई हो, जो अदरवाइज जो ऑफिसर और पुलिस स्टेशन को शक हो कि सस्पेक्ट हो कि वो क्राइम हुआ है, तो 156 जो इन्वेस्टिगेट के तहत वो रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे ताकि मजिस्ट्रेट है वो कॉजनेंस ले सके। तो कॉजनेंस का मतलब यहाँ पर आगे रिमेनिंग पार्ट में जजमेंट में देखेंगे कि कॉजनेंस का मतलब क्या होता है कि टू बिकम अवेयर ऑफ, तो वही जजमेंट के आगे के सब्सिक्वेंट पेजेस में नजर आएगा हमको। और 169 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये बताता है कि ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन को लगता है कि कोई सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, तो ऐसे में ऑफिसर जो है वो पर्सन को छोड़ देंगे अगर वो उनकी कस्टडी में है तो, और या फिर उनको बॉन्ड भरवा के जब भी विदाउट श्योरिटी, और डायरेक्शन देंगे कि जब भी मजिस्ट्रेट बुलाएं तो उनको हाजिर होना होगा, और अगर वो कॉजनेंस लेते हैं तो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट पे 170 जो बताता था कोर्ट का, वो ये बताता था कि ऑफिसर इंचार्ज जो है, जो ऑफिसर हैं, अगर उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है और या फिर रीजनेबल ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, तो उनको एक रिपोर्ट देनी होगी, चार्जशीट एक फाइल करनी होगी 173(2) सब पार्ट ऑफ द क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, और उसके जो कंटेंट्स थे उस जजमेंट के यहाँ पर मेंशन कर दिए थे। 173 का जो कोड है वो बताता है कि जो रिपोर्ट है पुलिस ऑफिसर की, वो अगर कोई कंप्लीट होती है इन्वेस्टिगेशन की, तो वो पुलिस ऑफिसर को अपनी एक रिपोर्ट देनी होती है। और 173 का जो कोड क्या कहता है वो यहाँ पर पूरा सेक्शन जो है रिप्रोड्यूस कर दिया है। अब इसको माननीय कोर्ट ने बताया कि सब सेक्शन 2 जो 173 का है वो ये बताता है कि वो डिपार्चर है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 173 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत। और अब ये सेक्शन 1 सब पार्ट ए जो 173 का ये कहता है कि जितनी जल्दी होती है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, तो ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देते हैं इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड, जो भी सरकार लोकल गवर्नमेंट फॉर्म बनाती है, प्रिस्क्राइब करती है, तो उसी फॉर्म में वो मजिस्ट्रेट को देते हैं, जिसमें नेम ऑफ पार्टी के नाम, और जो सूचना किस तरीके की है, और जो उन व्यक्तियों के नाम जो सर्कमस्टांसेस से अवगत हैं, मीन्स उनको नॉलेज है उनको इस बारे में, और अगर पुलिस एक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में रखा गया है या फिर बॉन्ड पे छोड़ा गया है, तो ये सब सेक्शन 2 था बताता था, और सॉरी सब सेक्शन 1 सब पार्ट ए का ये कहता था। और सेक्शन 173 1898 के कोड के बारे में बताया, कुछ जजमेंट्स आई थी पहले, तारा सिंह वर्सेस स्टेट और आर के दालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1973 से पहले जो कानून था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 1898 का, तो उस जजमेंट पे का यहाँ पे कोर्ट ने रेफरेंस दिया। और इस क्वेश्चन में ये था, तारा सिंह के केस में ये था कि चालान जो अगर पुलिस ने फॉर्म फाइल किया है, जो प्रेफर्ड किया है, वो कंप्लीट है, जिसकी वजह से कोर्ट कॉजनेंस ले सकती है विद इन द मीनिंग सेक्शन 190 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी ऑफ 1898 कोड। अगर चालान सबमिट किया गया है तो वो कंप्लीट है, एक्सेप्ट विद दी जो रिपोर्ट जो है इंपीरियल सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को छोड़कर पूरी तरह से वो कंप्लीट है। और ये सारी जजमेंट्स के जो थे वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, हम इस पे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते हैं। और इसमें ये बताया था 173(2) का जो कोड है वो ये कहता था कि फर्दर एविडेंस की जरूरत है कि नहीं है। अगर जब भी पुलिस फाइल करती है चार्जशीट, तो उसमें लिखा जाता है फर्दर एविडेंस है, या फिर सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट भी फाइल करती है ताकि कुछ एडिशन किया जा सकते हैं चार्जशीट को कंप्लीट करने के लिए। और ना इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई सप्लीमेंट्री फाइल करती है या फिर फर्दर एविडेंस की जरूरत होती है, तो ये
उसका मतलब ये नहीं है कि टू मेकअप, जब मेकअप करने के लिए या टू रिपेयर इट करने के लिए चार्जशीट जो रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करते हैं 173 सब पार्ट 2 के। चार्जशीट कंप्लीट तभी होती है, कंप्लीट होती है अगर चार्जशीट कंप्लीट मानी जाएगी जब मटेरियल रेफरेंस जो है वो अगर वो मटेरियल्स को रेफर करता है और अगर एविडेंस सफिशिएंट है जिसकी वजह से कॉजनेस लिया जा सकता है, और जो नेचर और स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस जो है उस सिर्फ चार्जशीट में कितना तक ही सीमित होना चाहिए कि जिससे प्राइम फेशियस साबित होता हो कि ऑफेंस जो है वो किया गया है। और चार्जशीट कंप्लीट तभी मानी जाएगी कि अगर वो चार्जशीट जो है वो कंप्लीट होगी अगर केस जो है डिपेंडेंट नहीं होगा या फिर फर्दर एविडेंस के लिए नहीं दर्शाता होगा चार्जशीट में, तब तक वो चार्जशीट वो कंप्लीट मानी जाएगी। अगर कुछ कहेगा फर्दर एविडेंस की है तो फिर चार्जशीट अभी तो उस टाइम पे इसको इनकम्प्लीट माना जाता है। और एक प्रैग्मेटिक बैलेंस की जरूरत होती है ताकि इनोसेंट को हरासमेंट से बचाया जा सके, ताकि अगर कोई कस्टडी में तो उनको प्रोलॉन्ग इनकार्सनेशन ना दिया जा सके। तो अब सेक्शन 190 के बारे में बताया, 204 के बारे में बताया, और 211 से 213 218 जो कोड का है जो क्या कहता है वो यहाँ पर बताया गया है। कॉजनेंस 190 के अंदर जो मजिस्ट्रेट साहब है वो कॉजनेंस लेते हैं तब जब उनके पास कोई कंप्लेंट आती है, जिसके मींस कंप्लेंट रिसीव करते हैं, और पुलिस रिपोर्ट से लेती हैं, जब फैक्ट से लेती है पुलिस रिपोर्ट भी अगर फाइल करती है तब भी कॉजनेंस ले सकते हैं। तो ये, और 204 जो है अगर कोई कंप्लेंट केस है, किसी ने कंप्लेंट फाइल की हुई है तो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट करने के बाद फिर प्रोसेस जो है वो इशू करती है। 204 CRPC का बारे में बताया। और चार्जेस से रिलेटेड जो है सेक्शन है वो 211 CRPC का है। तो इसमें ये बताया था कि जो भी ऑफेंस है कोर्ट का वो बताना चाहिए कि स्टेट का जो भी है वो बताना चाहिए, ब्यौरा देना चाहिए कि जिसकी वजह से अक्यूज्ड को चार्ज किया गया है। और अगर लॉ क्रिएट करता है कि ऑफेंस का स्पेसिफिक नाम है तो वो ऑफेंस जो है वो डिस्क्राइब होना चाहिए चार्ज में, उसी नाम से होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक्ट है वो पास किया गया है और उसका कोई वायलेशन करता है, अगर वो क्रिमिनल एक्ट है तो इसमें कहा है कि उस एक्ट का नाम मेंशन होना चाहिए। और कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया। अब पर्टिकुलर एज टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बारे में बताया गया। 213 क्या कहता है, 218 क्या कहता है, सारे सेक्शंस को यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर बताया कि पुलिस ऑफिसर जब सबमिट करती है रिपोर्ट को, और डब्ल्यू ऊजर जो है जजमेंट जो थी वो रेफर करती थी इस डिसीजन का जो पहले रिपोर्ट ने दिया था। और एक भगवान सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस की एक जजमेंट थी, और उसमें डिस्कस किया गया था पावर और रोल क्या है मजिस्ट्रेट का जब वो पुलिस रिपोर्ट लेती है, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है इसमें। और कई जजमेंट्स थी वो इसमें मींस जजमेंट में डिस्कस किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने एक और जजमेंट का बताया है, भूषण कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। तो जिसमें उस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 190 और 204 को रेफर करते हुए जो एक्सप्रेशन जो कॉजनेंस है वो बताया कि मेरली बिकमिंग अवेयर ऑफ। कॉजनेंस का मतलब यही बताया कि मेकिंग बिकमिंग अवेयर ऑफ, कि अब जानकारी हो गई है और ये भी रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है जब कोर्ट जज कनोट करते हैं कि टू टेक ऑफ द नोटिस ऑफ जुडिशियली। ये इंडिकेट करता था जंक्चर को कि कोर्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कब जुडिशियल नोटिस जो है वो देते हैं उस ऑफेंस का। और यहाँ पे बताया कि इनिशिएशन और प्रोसीडिंग से डिफरेंट है। मजिस्ट्रेट को हमेशा देखना चाहिए कि जो अवर्डमेंट्स है कंप्लेंट की या पुलिस रिपोर्ट की, और खुद इवेलुएट भी करना चाहिए कि ये सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं क्या कि फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं। और यहाँ पर बताया कि जो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कन्विक्शन जो होना जरूरी है कि एविडेंस जो है पर्याप्त है कि जिसकी वजह से कन्विक्शन हो सकती है, और जो कि डिटरमाइंड होगा सिर्फ ट्रायल के स्टेज में और ना कि स्टेज ऑफ द कॉजनेंस के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट था। और सब्सिक्वेंट जब कोर्ट ने एग्जामिन भी किया था, एक डिसीजन आया था जजमेंट का
के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स का। और सेक्शन 204 जो है वो मैंडेट नहीं करता है कि वो रीजंस बताए कि जिसकी वजह से समन्स इशू किए गए हैं, क्योंकि एक प्री रिक्वेस्ट नहीं है डिसाइड करने के लिए कि वैलिडिटी ऑफ समन्स के लिए। और समन्स इशू होते हैं जब भी लीगल प्रोसीडिंग्स को कमेंस करने के लिए अगर कोई विलफुली डिसोबीडियंस करते हैं, उसका एक पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 174 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इसमें लैंग्वेज जो है 204 कोड की और पिनल कॉन्सिक्वेंसेज, ये मैजिस्ट्रेट मैंडेटेड है कि वो अपना ओपिनियन बनाए कि जिससे सफिशिएंट ग्राउंड्स जो हैं बनते हो जिसकी वजह से समन में इशू हो। और ये सारे प्रोविजंस हैं इसमें जजमेंट में डिस्कस किए गए हैं। भूषण कुमार की जजमेंट पे 211 से 213 और 218 जो है वो कंटेंट्स ऑफ द चार्जेस के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे बताया कि एक कनेक्शन है बिटवीन चार्जशीट जो सबमिट की जाती है और कॉजन्स जो मजिस्ट्रेट साहब और 190 के अंदर लेते हैं, और उसके बाद प्रोसेस इशू होता है और समन इशू होता है अंडर सेक्शन 204 ऑफ द कोड। और एक नोटिस इशू होता है 251 ऑफ द कोड, जिसमें जो चार्ज है वो इन टर्म्स ऑफ चैप्टर 17 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो मीन्स ये बताया कि एक तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे चार्जशीट जो है वो फाइल होती है, जिसमें मजिस्ट्रेट जो है वो कॉजन्स लेते हैं 190 के अंदर और इशू करते हैं प्रोसेस को और समन करते हैं 204 ऑफ द कोड के अंदर। और एक देयर अपॉन इशू ऑफ नोटिस भी होता है अंडर 251 ऑफ द कोड, जिसमें चार्ज जो है वो चैप्टर जो बताया गया 17 ऑफ द कोड के अंदर बताया हुआ है। और इसलिए बताया कि चार्जशीट का एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है एफिशिएंसी ऑफ प्रोसीजर और एट सब्सिक्वेंट स्टेज पे। और चार्जशीट जो बताया गया कोर्ट ने कि वो एक इंटीग्रल होता है कि जिसकी वजह से कॉजनेस लिया जा सके और नोटिस इशू हो सके, फ्रेम चार्ज भी हो सके। और जो क्योंकि यही सिर्फ चार्जशीट जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट है और एविडेंस जो अवेलेबल होता है कोर्ट में उस स्टेज पे। और सब्सटेंशिएटेड ग्राउंड्स और रीजंस जो है वो चार्जशीट के अंदर बताए गए हैं, वो एक की सोर्स है मजिस्ट्रेट के लिए कि वो इवेलुएट कर सके और क्या वो सफिशिएंट ग्राउंड बनता है कि कॉजनेस के लिए कि नहीं। और उसी के बेसिस पे नोटिस इशू होता है और चार्जेस भी फ्रेम होते हैं। और पावर ऑफ पुलिस को दी गई है सबसेक्शन 8 ऑफ दिस सेक्शन 173 ऑफ द कोड। जब वो अपनी चार्जशीट फाइल कर देते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ 173 कोड के तहत, तो पुलिस के पास पावर भी होती है कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट और एविडेंस जो हैं वो दे सकते हैं। ऐसी ही जजमेंट आई थी प्रकाश सिंह बादल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स और नरेंद्र कुमार अमीन वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अदर एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस RS Pai एंड अदर्स। तो ये सब जजमेंट्स का बारे में डिस्क्राइब किया गया है इसमें। और फाइनली आउटकम में चलते हैं इस जजमेंट में का जो पैरा पार्ट 1 के एंड में चलते हैं। तो अब यहाँ पर बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो इज मैनीफोल्ड और ये आवश्यक हो जाता है कि एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इन्वेस्टिगेशन की जा सके ताकि फैक्ट्स को असर्टेन किया जा सके कि ऑफेंस बना है कि नहीं बनता, और ऑफेंडर को आइडेंटिफाई किया जा सके अगर कोई ऑफेंस किया गया है। और ट्रूथनेस और करेक्टनेस जो है वो सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगी। और तो ये जब भी रिपोर्ट फाइल की जाती है फाइनल रिपोर्ट, इस जो फाइनल रिपोर्ट है इन्हीं एस्पेक्ट्स को देखते हुए फाइल करनी चाहिए और जिससे पता चल सके पर्टिकुलरिटी और क्लैरिटी के बारे में बताया जा सके और जिस पे चैलेंज किया गया है। और कोर्ट जो है वो अपना माइंड रीअप्लाई करेगी कि क्या कॉजनेस लेना है और अगर इस समन इशू करने हैं कि नहीं करने। कोर्ट जो है वो विटनेस की स्टेटमेंट को भी देखेगी, वो जो 161 कोर्ट के अंदर बताया हुआ था और डॉक्यूमेंट्स जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा लगाए गए थे। अब कोर्ट ने आगे बताया कि हमारी इंटेंशन जो है वो फॉर्मेट जो प्रिस्क्राइब किया गया था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा, जिसमें कॉलम 16 जो बताता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ब्रीफ फैक्ट्स केस के लिखने होंगे। इसके अलावा भी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक सर्कुलर था वो इशू किया था 19 सितंबर 2023 को, जिसमें जो पिछले सर्कुलर जो हुआ था उसका रेफरेंस दिया गया था और ये कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस रेगुलेशंस और रेफरेंसेस 173 कोड जो है अगर कॉम्प्लाइड नहीं किया जाता है
और फॉलो करना होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और सुपीरियर ऑफिसर्स, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स द्वारा। तो अब यहाँ पर बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो अपनी क्लियर और कंप्लीट एंट्रीज देंगे जितने भी कॉलम्स है चार्जशीट में, ताकि कोर्ट जो है क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि क्राइम किया है अक्यूज द्वारा, जो कि एक मटेरियल एविडेंस बनता है ऑन फाइल पे। तो स्टेटमेंट जो ली गई है 161 कोर्ट की और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी इंडोर्स करने होंगे, और रोल प्ले बाय अक्यूज जो क्राइम है वो सेपरेटली मेंशन करना होगा चार्जशीट के अंदर। अब यहाँ पर पार्ट 2 पे आए हैं जिन्होंने क्रिमिनल अपील्स फाइल की थी, उसके बारे में बताया गया है इस जजमेंट में। पहली जो क्रिमिनल अपील थी उसमें बताया था कि एक अपीलेंट नंबर 2 है, उन्होंने एक फैक्ट्स ये थे कि उन्होंने आगे चैलेंज किया था, और फैक्ट्स ये थे उसकी एक प्रॉपर्टी थी वो परचेज की थी पार्टनरशिप फर्म से के बिहाफ पे, और जो चैलेंज ये था कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो फाइल की थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट थे 420, 406, 506 इंडियन पीनल कोड के अंदर डाली थी। एफआईआर में बताया था कि अपीलेंट एग्रीड थे कि वो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, और उन्होंने पार्ट पेमेंट थी वो ली भी थी, और लेकिन उसके बाद अपीलेंट ने रजिस्टर नहीं की थी प्रॉपर्टी को और रिफंड भी नहीं किया था। और पुलिस ने अपनी जो स्टेटमेंट थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की रिकॉर्ड की थी 161 सीआरपीसी के तहत। उसके बाद भी अपीलेंट ने रिफ्यूज किया था, रिटर्न नहीं की थी, जबकि कई रिक्वेस्ट भी दी गई थी। उसके बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कराई और अक्यूज अपीलेंट ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और प्रोसीडिंग्स का स्टे कर दिया ताकि जब तक फाइल चार्जशीट जो है वो फाइल ना की, अंटिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट तक। चार्जशीट फाइल की गई, और लेकिन अब यहाँ पर 405, 506 इंडियन पीनल कोड का जो है वही इसके अंदर ही फाइल की गई थी, और अपीलेंट्स ने यह सबमिट किया था कि जो चार्जशीट है वो वेग है और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के फाइल की गई है, और उससे कुछ नहीं बनता है, कोई ऑफेंस नहीं बनता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपीलेंट की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। अब यहाँ पर अपील फाइल की गई थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट के। एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें ये बताया गया था इंटिमिडेशन जो हुआ है 19/3/2016 को, और कि अपीलेंट ने पैसे देने से मना कर दिया, और जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने बताया था, और फिर साथ में उनको थ्रेटन किया कि उनकी पूरी कंप्लेनेंट और उनकी फैमिली को पूरी तरह से थ्रेटन किया। चार्जशीट जो सबमिट की थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस केस में जो थी वो कॉलम नंबर 16 के अंदर जो मेंशन किया गया वो उसके कंटेंट्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए। अब यहाँ पर कहा कि उस पर चार्जशीट को पढ़ने के बाद ये रेफर होता है कि कंप्लेंट जो दी गई है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने दी थी, जो कि एक प्लॉट डील थी प्लॉट की, जिसमें पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एक अर्नेस्ट अमाउंट ऑफ जो मनी है वो पेड किया गया था, लेकिन उसके बाद अपीलेंट ने प्लॉट को बेच दिया। thereafter जो अपीलेंट ने जो प्लॉट है वो बेच दिया, और ना ही और रिफंड भी नहीं किया जो पैसा जो उन्होंने लिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया 406 के अंदर, और ये भी बताया गया कि एलिज्ड पेरेटेक्स्ट में कि अपीलेंट्स ने उस मनी से जब अपीलेंट से पैसा मांगा गया तो उन्होंने थ्रेटन किया, और इसके बाद जान से मारने की धमकी दी, ऐसे थ्रेटन किया। और ये भी रिकॉर्ड किया गया कि ऑफेंस 506 जो है वो प्रूफ होता है, और जब चार्जशीट जब फाइल की गई तब उसमें 420 की जो धारा थी वो नहीं थी, वो हटा दी गई थी, और ऑफेंस 406 का जो बनता है वो उसमें बताया गया कि वो इंटरेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। जो भी पर्सन किसी को प्रॉपर्टी देता है और उसके बाद भी उस प्रॉपर्टी का ऑनर रहता है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन जो प्रॉपर्टी जो है वो इस कॉन्फिडेंस के साथ देता है कि एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, और ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसे का लेन देन से ये नहीं साबित होता कि एक प्रकार का इंटरेस्टमेंट हुआ है। और जो चार्ज था, ऑफेंस था 406 का, ऐसे में यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा रिमोटली भी नहीं बनता है, क्योंकि 406 के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक प्रकार का इंटरेस्टमेंट होना जरूरी है, और उसके डोमिनेंट भी होना जरूरी है, और उसने एक प्रकार का जो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है तभी जो इंग्रेडिएंट्स है वो तभी बनते हैं। तो ऐसे ही माननीय कोर्ट ने कहा कि उसको यहाँ पर कोई मिसअप्रोप्रिएट जो प्रॉपर्टी को करना जरूरी होता है। तो इसमें कहा कि सिर्फ ट्रांजैक्शन के आधार पे
कि मनी का कंसिडरेशन या ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें 406 की धारा नहीं अट्रैक्ट होती है। और चार्जशीट ने बताया कि 420 जो है वो बनता ही नहीं है। तो ऑफेंस जो चीटिंग का तभी बनता है कि एक प्रकार की डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए जब भी कोई प्रॉपर्टी देता हो, और उसी की वजह से डिसऑनेस्ट इंटेंशन की वजह से उसने इंड्यूस किया हो और फिर हार्म किया हो उस प्रॉपर्टी को। अब चूंकि पुलिस ने वो उसमें चार्जशीट में मेंशन ही नहीं किया था कि डिसीवमेंट हुई है किसी प्रकार की, तो इसमें जो 406 की जो धारा थी वो, मतलब 420 की जो धारा थी वो यहाँ पर मेंशन ही नहीं की थी जो चार्जशीट में। सर 406 थी, 406 की धारा तो कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स जो है बनते नहीं है। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बताया है कि जब किसी प्रकार का अलार्म किया हो और इंटेंशन हो अक्यूज्ड की जरूर होनी चाहिए कि वो जो कि उसको हरास करने के लिए, अलार्म करने के लिए, जो कि एक एविडेंस भी रिकॉर्ड में लाना जरूरी है। इंटिमिडेट का मतलब ये होता है कि टू मेक टिमिड, और या फिर उसको डराना धमकाना, मीन्स डराना या फिर कंपेल करना, और या कोई काम करने से रोकना, करना या कंपेल करना या रोकना उसकी धमकी, थ्रेट्स की वजह से। और जो थ्रेट्स जो है कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, अटर्ड बाय द पर्सन जिसने भी जो थ्रेट दिया उसे अटर्ड क्या बोला है, मीन्स अटरमेंट जो होनी बहुत जरूरी है चार्जशीट में अक्यूज्ड के नाम पे, और उसको कम्युनिकेट करना भी जरूरी है जिस पर्सन को उसने थ्रेटन किया है। तो यहाँ पर थ्रेट का जो मतलब ये बताया था कि जो इंटेंशन होनी चाहिए, तो इसकी वजह से उसको अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट होगी, लॉस होगा, पेन होगा। तो अब एक जजमेंट आई थी मनीष तनेजा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर की। इसमें 506 का जो बताया था कि जो पनिशमेंट है वो डिफाइंड है, जो पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो 506 की धारा के अंदर लिखा गया है, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है 503 के अंदर डिफाइंड है। और ये जो 503 की धारा को अट्रैक्ट करने के इंग्रेडिएंट्स तभी मैच करते हैं कि एक एक्ट होना जरूरी है, और या फिर उस एक्ट में थ्रेटन करना जरूरी है दूसरे पर्सन को, जिस और ताकि उसको हार्म हो सके, इंजरी हो सके, या उसकी रेपुटेशन डैमेज हो सके, जिसको जो भी जिसको वो जो व्यक्ति जो है वो इंटरेस्टेड हो इस पे। तो थ्रेट जो है वो इंटेंट के साथ कि हार्म अलार्म करने के लिए एक पर्सन को कि जिसको दी जाती है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, या फिर अमिट टू डू एन एक्ट जो कि वो इंटाइटल्ड है करने के लिए, उसको अमिट करने के लिए भी ये जरूरी है। सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स बिना किसी, सिर्फ अगर कुछ वर्ड्स कह दिए गए बिना किसी इंटेंशन के कि वो अगर वो व्यक्ति काम नहीं करेगा, जो भी एक्ट है जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो तो 506 जो है वो सफिशिएंट नहीं बनता। सिर्फ बोलने से नहीं होता, इसकी इंटेंशन भी होनी जरूरी है, और मटेरियल एविडेंस भी रिकॉर्ड में रखने जरूरी हैं, तभी जो सेक्शन 506 की धारा है वो अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो थी वो चार्जशीट को क्वैश कर दिया, और समनिंग ऑर्डर था उसको भी क्वैश कर दिया। और अब यहाँ पर दूसरी SLP थी, उसमें इसका भी यहाँ पर जो है वो ऑर्डर दिया है उसमें। तो उसमें कहा था कि कोर्ट ने एक कंप्लेनेंट जो है उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, कि उसमें ये कहा था एक्यूज्ड पर्सन जो कि अपीलेंट है, उन्होंने कुछ रूटीनली मनी लिए थे कि बेनामा ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो है एग्रीमेंट करने से मना कर दिया, और बिना पैसे देने से भी मना कर दिया, और एग्रीमेंट और रिसीविंग एग्रीमेंट पैसे लेने से भी मना कर दिया। और उसके बाद बताया कि कोर्ट ने कंप्लेंट को अलाउ कर दिया था नीचे की कोर्ट ने, और पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दी थी कि 420 और 120 के अंदर रजिस्टर्ड करें। पुलिस ने जो थी बिजनौर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, उन्होंने FIR रजिस्टर की थी। कंप्लेंट ने ये भी कहा कि कुछ पर्सन्स ने थ्रेटन किया था कंप्लेंट को, उसकी वजह से उन पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। और ऑर्डर आया, फिर हाई कोर्ट ने पार्शियल अलाउ कर दिया था एंटिसिपेटरी बेल को, और डायरेक्शन दी थी पुलिस को कि वो अपीलेंट को अरेस्ट न करें। अपीलेंट ने आगे एक रिट पिटीशन लगाई थी FIR के ऊपर, और चूंकि वारंट नॉन बेलेबल ऑफेंस बनता था तो इसमें वहाँ पर स्टे लगा दिया था, जब तक चार्जशीट ना फाइल करे तब तक अरेस्ट ना करे। चार्जशीट थी जब पुलिस ने फाइल की थी, और उसमें बताया था कि 420 और 120 जो भी जो है वो एस्टेब्लिश्ड होता है। चार्जशीट के जो डिटेल्स थे वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और उसके बाद 10 मई 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल थी अपीलेंट को दे दी 3 जनवरी 2022 तक, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे कि अपीलेंट जो है हाई कोर्ट में जब आएंगे और अगर वो एडवाइस मिलेगा तो अगर कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांसेस होते हैं तो। लेकिन उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल मिसलेनियस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, और कि नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके थे अपीलेंट्स के अगेंस्ट में, और चार्जशीट भी फाइल हो चुकी थी। अब यहाँ पर अपीलेंट ने प्रेजेंट अपील फाइल की थी, और यहाँ बताया कि फैक्ट्स को पहले से ही यहाँ पर रेफर किया जा चुका है
अर्जेशंस एफआईआर में ये बताते थे कि एक्यूज ने फ्रॉड किया था क्योंकि एक बेईनामा था, अर्नेस्ट मनी प्रॉपर्टी मिली थी, लेकिन उसके बाद एक्सक्यूजेस देने चालू कर दिए थे। अब कंप्लेनेंट ने विजिट किया था अपीलेंट के हाउस में, उसको थ्रेटन किया इम्प्लीकेट कर देंगे फॉल्स केसेस में। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का हमने पैसा नहीं लिया है, रिसीव नहीं की, पैसा नहीं लिया किसी प्रकार का। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर हम प्रेजेंट अपील अलाउ करते हैं क्योंकि अपीलेंट जो है उसको अगर वो अरेस्ट किया गया तो उनको बेल पर छोड़ दिया जाए बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रायल। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली मैटर ऑफ कंसर्न कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इनिशियली तो है एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी, जबकि कंप्लेंट को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना पड़ा। उसमें कहा कि ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल पर्सन है सोसाइटी में और उनका वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, अक्यूज जो है फ्रॉडुलेंट इंडिविजुअल्स हैं। और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दी एफआईआर को रजिस्टर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन कंप्लेंट। अब यहाँ पर एम्फसाइज किया कोर्ट ने कि ऐसे में मजिस्ट्रेट को कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए जब भी फैक्ट्स ऑफ द केस जो है वो कोई किसी प्रकार का सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग करते हो, और किसी प्रकार का अटेम्प्ट करना कि वेक्सिटियस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी को परेशान करने के इरादे से कोई भी केस फाइल करता है तो फिर समोनिंग ऑर्डर जो है वो इशू करना, और जिसकी वजह से ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं क्योंकि क्रिमिनल मोशन जो है, क्रिमिनल लॉ सेट इनटू द मोशन हो जाता है। तो किसी प्रकार का सिविल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जो है जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे में किसी प्रकार का समन देना उसको डिस्करेज करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि उसको ऐसे प्रैक्टिस को डेप्रिशिएट करना चाहिए। अब तीसरा जो एसएलपी थी उसके ऊपर यहाँ पर कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया। उसमें बताया कि एक रिटन कंप्लेंट थी, वो एक लखनऊ में एक जगह बताइए स्टेशन ऑफिसर को दी थी 23/12/2019 को 12:15 में, जिसमें 2 ऑफिसर्स थे जो नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी के कल्चर प्रॉपर्टी के, उनके नाम बताए गए हैं, और कि जिसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर थे और दूसरे डिविजनल क्लर्क थे। उन्होंने अटैक किया था हेलमेट के साथ और लाठी के साथ और थ्रेटन किया था उनको जान से मारने के लिए। और 1:12 पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी दोनों जो ऑफिशियल्स थे उनके अगेंस्ट में 323, 504, 506 में। अब स्टेटमेंट थी ये 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड की गई थी, और क्योंकि अब यहाँ पे ये कहा कि वो डिस्क्रिमिनेट कंप्लेंट की जो स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड की उसमें कहा कि वो उसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट से थे और कोई भी किसी प्रकार का उन्होंने रॉन्ग नहीं किया था और ना ही किसी सबॉर्डिनेट्स को, उनके जो सबॉर्डिनेट्स को भी किसी प्रकार का रॉन्ग करने के लिए नहीं का भी कहा उन्होंने, और जिसकी वजह से जो दोनों व्यक्तियों का नाम लिया गया तो वो एंग्री थे उनसे। और स्टेटमेंट ये कहा कि अपीलेंट ने कि एक जो अपीलेंट है उन्होंने ये कहा कि वो प्रेजेंट थे जब अल्टरकेशन हुआ, तो फिर उनको अब्यूज किया गया और दोनों व्यक्तियों के नाम दिए थे, उन्होंने हिट किया और जिसकी वजह से वो फेंट हो गए और जब उनकी होश आया तो फिर उन्होंने जगह को छोड़ दिया। और जो कि बताया कि एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआरसी ने ये वो जो अपीलेंट है उन्होंने कहा कि एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआरसी जो है उन्होंने नोटिस किया किसी प्रकार की जो कई सेवरल डिस्क्रिपेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स थे वो कमिट किए थे, मींस कंप्लेनेंट ने, अपीलेंट ने नहीं, यहाँ पर बताया जो जिनका नाम लिया गया वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआरसी है। उन्होंने कहा कि कई प्रकार के उन्होंने डिस्क्रिपेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स किए थे जो कंप्लेनेंट है, जो कि एक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के तौर पे काम कर रहे थे। उसके बाद शो कॉज इशू होने के बाद कंप्लेंट को तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक लेटर भी इशू किया था अंडर द सिग्नेचर ऑफ अपीलेंट, और उन्होंने कहा था कि जो कंप्लेनेंट है उन्होंने एक टेम्पररी एम्बेजलमेंट किया 38,338 का, और फिर जो कमेटी ने भी कंफर्म किया कि एक डिसीजन था कमेटी की लाइब्रेरी को शिफ्ट करना, वो भी कंफर्म किया था कमेटी ने, जिसमें बताया कि कंप्लेनेंट ने अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया था। जब शिफ्टिंग हुई थी तब फिर फिजिकल अल्टरकेशन हुआ था मींस कंप्लेनेंट और 2 ऑफिसर्स का। और यहाँ पर जो DGLHC के जो डायरेक्टर जो बताया है उन्होंने कम्युनिकेशन दी थी, मींस उन्होंने कम्युनिकेशन पर रिलाई किया था। उसमें बताया था कि 23/12/2019 को 12 बजे उनको इन्फॉर्म किया था कि जो जिन ऑफिसर उन ऑफिसर ने इन्फॉर्म किया था कि जो कंप्लेनेंट है वो कुछ आइटम्स है वो अपने बैग में लेके जा रहे हैं गेट पास से, बिना गेट पास लिए। तो इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन थी वो
जो अपीलेंट है और विजिलेंस ऑफिसर को दी थी। और फिर उसके बाद जो मीन्स जो कंप्लेनेंट ने जब कंप्लेनेंट को तलाशी ली गई तो उन्होंने अदर फैमिली जो स्टाफ मेंबर्स की मौजूदगी में थ्रेटेंड किया और उसको धमकी दी किसी प्रकार के, और फिर स्प्रे कर दिया उनके फेसेस पे, केमिकल स्प्रे कर दिया। तो मीन्स ये सारे उसी के जो फैक्ट्स थे वो यही बताए थे, हमें फैक्ट्स में जो नहीं जा रहे हैं इसमें ज़्यादा डिटेल में। तो फाइनली कंक्लूजन यहाँ पर ये था, क्योंकि काफ़ी लेंथी जजमेंट है, जो यहाँ पर कोर्ट ने अपना ये फाइनली ओपिनियन दिया कि जो एलिगेशंस लगाए गए, वारंट इशू किए गए थे मीन्स अपीलेंट के अगेंस्ट में, वो अनसस्टेनेबल है, उसे क्वैश कर देना चाहिए। क्योंकि सेटल पोजीशन ऑफ लॉ है कि नॉन बेलेबल वारंट जो है रूटीन मैनर पे कभी नहीं इशू करना चाहिए, और ये लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो रुक जाती है, कर्टेन्ड हो जाती है। कैनॉट बी कर्टेन्ड मीन्स रोकी नहीं जा सकती ऐसे में लिबर्टी को। और जब भी लार्जर इंटरेस्ट होता है और स्टेट का इंटरेस्ट होता है, और इसमें जो एक जजमेंट थी मेनका संजय गांधी एंड अदर्स वर्सेस राम जेठमलानी की, तो और उसमें जो उन्होंने कहा कि जो पावर होती है एग्जामिनेशन की, पर्सनल अपीयरेंस की, उसे एक्सरसाइज करना चाहिए लिबरली को। और अगर जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस रिक्वायर करते हो एग्जामिनेशन को, तो ऐसे में सेक्शन 205 जो है वो स्टेट करता है मजिस्ट्रेट को कि अपनी डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करें और उनकी जो पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दें जब भी समन्स इशू करते हों, और जो भी प्लीडर अपेयर होते हैं उनके थ्रू उनकी प्रेजेंस को अलाउ किया जाए। और इस केसेस में जो क्रिमिनल कोर्ट हैं वो इस प्रिंसिपल पे चलें कि जो हर प्रोसीजर जो है वो जस्ट फेयर होना चाहिए, परमिसिबल होना चाहिए, अनलेस कोई प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ना हो। तो इसमें यहाँ पर कोर्ट में इस कंक्लूजन पे आई कि जो हम अपनी 142 और 136 की पावर को इस्तेमाल करते हुए जो नॉन बेलेबल वारंट इशू किए गए थे स्पेशल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, तो उसको क्वैश करते हैं। और अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन ये बताया कि जो अपील प्रेफर की थी पहले SLP नंबर सो एंड सो ने, उनको भी अलाउ कर दिया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। और दूसरी जो SLP थी उसमें ये डायरेक्शन दी कि जो अगर उनको अरेस्ट किया जाता है अपीलेंट को, तो उनको एंटीसिपेटरी बेल पे छोड़ दिया जाए। जो कनेक्शन थी चार्जशीट अंडर 420-120B के अंदर जो राइजेस हुई थी FIR नंबर सो एंड सो, रजिस्टर्ड हुई थी सो एंड सो उत्तर प्रदेश में। और इन एडिशनली जो वो कंडीशंस जो भी है वो कंप्लाई करेंगे जो अपीलेंट है। और जो अपील जो राइजेस हुई थी प्रेफर्ड की थी मीन्स तीसरे जो केस में जो अपीलेंट है SLP नंबर सो एंड सो, और उसमें पार्शियल अलाउ कर दिया था, जिसमें एक समोनिंग ऑर्डर इशू हुआ था मीन्स अपीलेंट के अगेंस्ट में, विद एन ऑर्डर ऑफ द रिमांड टू मजिस्ट्रेट के बाद वापस भेज दिया गया था। इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी वो जजमेंट में दी गई थी जो, और जो क्वैशिंग जो हुई थी नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए थे अपीलेंट के, उसको नॉन बेलेबल वारंट को क्वैश कर दिया और डायरेक्शन दी थी कि अपीलेंट को बेल पर छोड़ दिया जाए बाय अरेस्टिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे इन कनेक्शन विद द चार्जशीट जो फाइल की गई थी 323, 504, 506, 120B, 308 और 325 125 IPC में, और जो रजिस्टर्ड हुई थी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये जजमेंट थी, तीनों की 3 केसेस की जजमेंट को एक कॉमन जजमेंट के साथ 1 मई 2024 में यहाँ पर डिस्पोज किया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।